हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉड में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो को। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के होने वाले हैं। तो चलो पहले देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि चीन और जापान के भौतिक भूगोल का वर्णन कीजिए। तो चीन और जापान के हमें क्या करना है, इसके अंदर भौतिक भूगोल का वर्णन करना है या भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में हमें बताना है। जैसा कि अगर हम बात करें बच्चों, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि पहला क्या है, चीन क्या है, एक विशाल का है महाद्वीपीय देश है। क्योंकि आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। तो एक विशाल का है और काफी बड़ा क्या है देश, कौन सा है, चीन है। और चीन में तीन नदी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीली नदी, पर्ल नदी और यांगत्से नदी। और यांगत्से जो नदी है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि जो चीन है ना, एक भौगोलिक विविधता वाला तो देश है ही, इसके साथ साथ यहाँ जलवायु में भी क्या देखी जाती है, विविधता देखी जाती है। मतलब अलग अलग क्या है, यहाँ जलवायु देखी जाती है ना। और देश का अधिकांश भाग क्या है बच्चों, यहाँ का पहाड़ी है। चीन का जो ज्यादातर भाग क्या है बच्चों, पहाड़ी है। और यहाँ के जो लोग हैं मुख्यतः चीनी लोग ज्यादा रहते हैं और चीनी भाषा भी है यहाँ बोली जाती है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है, हान जनजाति सबसे बड़ा क्या है, एक यहाँ की जनजाति है। इसके साथ साथ बात की जाए, यहाँ भोजन में विविधता देखी जाती है। मतलब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ भोजन का सेवन किया जाता है। जिनमें से चीनी लोगों का महत्वपूर्ण भोजन कौन सा है बच्चों, वो है डिमसम। कौन सा है बच्चों, ये रहा। ये कौन सा भोजन है बच्चों, डिमसम है। डिमसम का मतलब होता है दिल को छू जाना। इसके साथ साथ अगर देखा जाए बच्चों, तो उत्तर में क्या होता है, लोग है ना गेहूं और मिर्च वाला यानी तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ठीक है ना, इसके साथ साथ पूर्वी चीन में अगर देखा जाए तो चावल और गेहूं लोग क्या करते हैं, ज्यादा खाते हैं। तो ये है बच्चों चीन की भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग जापान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जापान के बारे में आगे देखते हैं। जापान के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला तो आपको याद रखना है, जापान भी एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। दूसरा, जापान एक द्वीपीय श्रृंखला वाला देश है। मतलब यहाँ अलग अलग ये बहुत सारे द्वीपों में क्या होता है, बटा हुआ है जापान जो है। यहाँ के प्रमुख द्वीप है होन्शु, क्यूशु, शिकोकु, होकाइदो। कौन कौन सा है, देखो बच्चों कौन कौन सा बताया, जो क्यूशु, होन्शु, शिकोकु और होकाइदो, ये क्या है, यहाँ के प्रमुख क्या है बच्चों, आपके द्वीप है ना। इसके साथ साथ इन द्वीपों में लगभग 50% से ज्यादा भूमि क्या है बच्चों, पहाड़ी से क्या हुई है, घिरी हुई है ना। और जापान में बहुत सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है। मतलब यहाँ भूकंप आना तो स्वाभाविक है। इसीलिए जो जापान में जो घर होते हैं वो इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि कोई भूकंप आए तो उससे ज्यादा नुकसान ना हो, इस तरीके के क्या होते हैं, यहाँ घर बनाए जाते हैं। तो ये है जापान की भौगोलिक स्थिति। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जापान में जापानियों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। जापानियों की संख्या ज्यादा है और यहाँ कोरियाई लोग भी क्या रहते हैं। आइनू और कोरियाई लोग क्या है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, इनकी संख्या कम है, लेकिन जापानीज की संख्या यानी जापानीज की संख्या यहाँ क्या है, ज्यादा है। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि मैजी पुनः स्थापना से पहले वो अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के आधुनिकीकरण को संभव बनाया। यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है शोगुन कौन थे और चीन जापान के आधुनिकीकरण में उनका क्या योगदान था। तो पहला देखो बच्चों, मैजी यहां मिस प्रिंट हो चुका है, यानी क्या होता है, मैजी पुनः स्थापना जापान में कब हुआ था, 1868 में हुआ था मैजी पुनः स्थापना। इससे पहले क्या होता था बच्चों, 1603 से लेकर 1867 तक अगर जापान में मतलब देखा कहा जापान में देखा जाए तो जो शासन होता था वो सैनिकों सरदारों के हाथ में होता था। जो मतलब जो वहां का शासन था वो सैनिक सरदारों के हाथ में होता था। और इन सैनिक सरदारों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था शोगुन कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, इन्हें शोगुनों के नाम से जाना जाता था। समझ में आ गया आपको लोगों को, क्या बोला मैंने, मैजी पुनः स्थापना से पहले जो शासन था वो सैनिक सरदारों के हाथों में था और इन्हें क्या कहा जाता था, शोगुन कहा जाता था, जो तोकुगावा वंश के थे, है ना। इन्हें क्या कहा था, शोगुन कहा जाता था। और मतलब सम्राट
का इतना ज्यादा शक्ति नहीं होती थी, है ना, जितना सैनिकों की ज्यादा शक्ति होती थी। और इन्होंने क्या किया, शोगुनों ने चीन मतलब जापान के आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। जैसे क्या क्या कदम उठाए, पहला तो इन्होंने क्या किया, हथियारों, किसानों से जो हथियार थे वो ले लिया। पहले जापान में क्या होता था, जो हथियार है ना, किसानों को रखने की आजादी हुआ करती थी। पहले किसान भी क्या कर सकते थे, हथियार रख सकते थे। लेकिन क्या हुआ, किसानों से वो समस्त हथियार क्या कर लिए गए, पहले ले लिए गए थे। पहला इन्होंने काम किया। दूसरा, हथियार किसे दे दिए इन्होंने, सामुराई मतलब दे दिया किसे, सामुराइज को, है ना, तलवार और हथियार उन्हें दे दिया। क्यों, ताकि शांति व्यवस्था कायम की जा सके, है ना, शांति व्यवस्था कायम की जा सके, इसलिए उन्होंने उसको सौंप दिया। दूसरा क्या काम किया इन्होंने, दैम्यो, दैम्यो का मतलब होता है गवर्नर, तो दैम्यो को उनकी राजधानी में रहने का आदेश दे दिया गया और उन्हें काफी ज्यादा आजादी दे दी गई, काफी स्वायत्तता दे दी गई, ताकि क्या किया जा सके, साम्राज्य में क्या किया था, या राजधानी में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। तीसरा इन्होंने काम क्या किया, भूमि का सर्वेक्षण किया, है ना, भूमि का सर्वेक्षण किया और ये देखा कि भाई कौन सी जमीन ज्यादा उपजाऊ है और कौन सी बंजर है। उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, राजस्व लगाया, यानी टैक्स लगाया। जिन जमीन जो ज्यादा उपजाऊ होती थी उनसे ज्यादा टैक्स लेते थे और जिनसे कम उपजाऊ होती थी उनसे कम टैक्स लिया करते थे। तो इस तरीके से क्या होता, शोगुन ने क्या किया था, जापान के आधुनिकीकरण के लिए ये सारे कदम उठाए थे। आप लोग देख सकते हैं ये सारे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, वरना अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना, मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, है ना, डीएसआर स्टडी पॉइंट अगर आप इंस्टाग्राम पे डालिएगा तो आ जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मैजी पुनः स्थापना किसे कहते हैं, मैजी काल में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। अब इससे हमने पहले बात करी थी मैजी पुनः स्थापना से पहले, लेकिन मैजी पुनः स्थापना किस प्रकार हुई, जैसे कि मैजी के द्वारा, मैजी एक वंश था, तो मैजियों के द्वारा क्या किया गया था, एक जबरदस्त क्या कर दिया गया था, आंदोलन किया गया था। कब किया था, 1868 में क्या किया गया था, एक जबरदस्त आंदोलन किया गया और उस जबरदस्त आंदोलन के दौरान क्या हुआ, इन्होंने शोगुनों को उखाड़कर फेंक दिया और शोगुनों को उखाड़कर फेंक कर क्या गया, अपनी शासन व्यवस्था लेकर आ गए और इन्होंने सम्राट शासन व्यवस्था लेकर आए थे। किसको लेकर आए थे, सम्राट को, है ना, कि जो सम्राट होता था ना, सम्राट, है ना, उसका ज्यादा वर्चस्व होता था। यहाँ बेसिकली 3 स्तर होते थे, पहला सम्राट होता था, दूसरा नौकरशाही होता था और तीसरा सेना होती थी। और जो नौकरशाही होते थे और जो सेना होती थी वो सम्राट के प्रति क्या होती थी बच्चों, जवाबदेह होती थी, रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी। इसके साथ साथ क्या होता था, जो मैजी के जो दौरान जो शासक था यानी सम्राट था, ठीक है, उन्होंने जैसे जापान की पहले राजधानी क्या थी, क्योतो थी, क्योतो मतलब क्योदो, देखो लिख रखा है ना यार, सॉरी टोक्यो थी पहले, टोक्यो नहीं थी पहले, थी एदो, ये रहा, पहले एदो थी। एदो से क्या किया गया था, एदो से राजधानी क्या किया गया था आपका, टोक्यो कर दिया गया था। ठीक है ना, एदो से क्या कर दिया गया था, टोक्यो कर दिया गया था। और सम्राट मैजी यानी सम्राट मैजी ने क्या किया था, जापान के आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। देखो कौन कौन से कदम उठाए थे उन्होंने। तो पहला उन्होंने क्या किया, पहला सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने कि पहला किसानों से हथियार क्या कर लिया, ये तो हो चुका है, एक मिनट, शायद मैंने ये तो हो चुका है, मैंने आपको ये रहा, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद हाँ, तो इन्होंने क्या किया, पहला कृषि और उद्योगों का क्या कर दिया बच्चों, आधुनिकीकरण कर दिया। आधुनिकीकरण कैसे किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जापान ने कृषि और उद्योगों का आधुनिकीकरण किया। कृषि पर क्या कर दिया गया, कर ज्यादा लगा दिया गया, क्या लगा दिया, टैक्स ज्यादा लगा दिया गया खेती पर। और खेती पर जब टैक्स लगाया गया तो उससे क्या हुआ, राजस्व मिला। क्या मिला बच्चों, राजस्व यानी टैक्स मिला। और उस टैक्स का इन्होंने क्या किया, उद्योग लगाया, उससे क्या लगाया बच्चों, उद्योग लगाया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, बाहर से वर्कर्स को बुलाया, यानी मजदूरों को बाहर से बुलाया और अपने लोगों को क्या दिया, इन्होंने प्रशिक्षण दिया। क्या दिया, प्रशिक्षण दिया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। दूसरा इन्होंने काम क्या किया, शिक्षा का आधुनिकीकरण। इन्होंने वेस्टर्न जो एजुकेशन है यानी पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ अपने छात्रों को विदेश भेजा पढ़ने के लिए। जापान के लोगों ने क्या किया, जापान की गवर्नमेंट ने क्या किया, सम्राट ने क्या किया कि अपने छात्रों को विदेश भेजा पढ़ने के लिए, है ना। और इसके साथ साथ उस समय क्या हुआ था बच्चों, जैसे कि 1872 में एक कानून बना दिया गया था जिसमें शिक्षा पूरी तरीके से अनिवार्य कर दी गई थी। भाई सभी लोगों को शिक्षा लेनी क्या है, अनिवार्य है ना।
तीसरा काम क्या किया गया, सेना का आधुनिकीकरण किया गया। सेना का आधुनिकीकरण का मतलब क्या है, देखो बच्चों, जापान के लोग ना ये चीज समझ चुके थे कि हमें एक मजबूत सेना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि देखो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मतलब भारत हो गया, भारत को भी अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं गुलाम बना लिया है ना। तो जापान के लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं मतलब जापान भी गुलाम ना बच जाए, इसीलिए उन्हें एक मजबूत सैनिक व्यवस्था स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक मतलब जापान के सम्राट ने क्या किया, एक कानून बनाया। क्या बनाया बच्चों? 1872 का क्या किया, एक कानून बनाया। इसके अंतर्गत सभी लोगों को सैनिक सेवा देना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। देखो बच्चों, आज जापान है ना, तो जापान जापान के लोगों की वजह से है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने देश को देखते हैं, तब जाके अपने आप को देखते हैं, इसीलिए वो इतना ज्यादा डेवलप है ना। इसके साथ साथ पर्यावरण। अब देखो बच्चों, क्या हुआ था कि जब लगातार उद्योगों की संख्या बढ़ी, तो उद्योगों की संख्या बढ़ी, तो उद्योगों की संख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा क्या हो गया था, बढ़ने लग गया था। अब प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जैसे और प्राकृतिक संसाधनों की लगातार कमी होने लग गई थी, और औद्योगिक प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या हुआ, वहां पहला आंदोलन छेड़ा गया था, जिनमें लगभग 800, शायद गलत हो चुका है, 80 गांव के लोगों ने क्या किया था, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, है ना। और सरकार पर क्या किया, सरकार को मजबूर कर दिया कि भाई आप क्या करो, जितना हो सके प्रदूषण को कम करने का काम करो। तो ये चीजें थी। आपको ये तीन चीजें आप लोगों को क्या आधुनिकीकरण में बताना है, और ये एक तरीके से प्रभाव में आप लोगों को बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की स्थिति का वर्णन कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की स्थिति क्या थी? आप सभी को पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच, ये हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, यानी दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जो जापान था, दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जो जापान था, जापान पर क्या हुआ था, अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है, कब? एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था, परमाणु बम गिराया था। याद रखिएगा, परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जापान है ना। जिसके कारण क्या हुआ भाई, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, परमाणु बम झेल चुका था वो, है ना बच्चों। तो इस तरीके से क्या हुआ कि परमाणु बम, जिसके बाद जापान हार गया था, है ना। कुछ लोगों का मानना यह है कि जापान पहले ही क्या हो चुका था, हार मान चुका था। ऐसे में परमाणु बम गिराना क्या था, अनावश्यक था, कोई जरूरी नहीं था। युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान की सेना को क्या कर दिया था, कम कर दिया। और जापान ने क्या किया कि अपने संविधान में धारा 9 में क्या है, धारा 9 में ये कर दिया कि सेना रखने की मनाही कर दी गई थी। ठीक है, जापान में सेना रखने की क्या कर दी गई थी, मनाही कर दी गई थी। इसके बाद वहां क्या किया गया, चुनाव लड़ा गया था। अब देखो बच्चों, भाई परमाणु बम झेलने वाला कौन सा देश है, यानी जापान है। जापान एक परमाणु बम झेलने वाला देश होने के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था आप देख लो, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, जापान की है ना। तो एक तरीके से जापान में चमत्कार कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, चमत्कार कहा जाता है। परमाणु बम झेलने के बावजूद आज देखो, जापान पहला ऐसा देश बना था जिसने सबसे पहले ओलंपिक्स आयोजन किए गए, है ना। ओलंपिक्स टोक्यो में हुए थे, आप सभी को पता है 1964 में हुआ था, सबसे पहले ओलंपिक कहां हुआ था, टोक्यो में। इसके साथ साथ बुलेट ट्रेन का आविष्कार करने वाला कौन सा देश था, जापान था। जो बुलेट ट्रेन 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ना। अब तो और ज्यादा बढ़ा लिया, अब तो 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होती है, वहां बुलेट ट्रेन चलती है ना। तो देखो बच्चों, यानी देख रहे हो ना कि किस तरीके से परमाणु बम झेलने के बावजूद क्या हुआ, जापान ने किस तरीके से आधुनिकीकरण किया था। चलो आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में चीन की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, अगर बात की जाए 19वीं सदी के आरंभ में पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व चीन राजवंश की सत्ता काफी मजबूत थी और सुरक्षित जान पड़ती है। जबकि नन्हा सा जो द्वीप आप तुझको, जापान, जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे देशों को क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था जापान ने। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के अंदर चीन में अशांति फैल गई थी और औपनिवेशिक चुनौती का इसे सामना करना पड़ा था। औपनिवेशिक चुनौती का मतलब क्या है कि अब धीरे धीरे दूसरे देशों ने क्या कर दिया, चीन को अपना गुलाम बनाने लग गए थे। अभी आगे हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक है चीनी खरबूजे का काटा जाना, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस पर क्या हुआ, दूसरे लोगों ने शासन करने लग गए थे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जापान जो था ना बच्चों, एक और आधुनिक औद्योगिक देश के रूप में क्या उभर कर सामने आ रहा था। और उसने क्या किया, पहला जापान, देखो तो छोटा सा नन्हा सा देश है, जापान ने क्या किया, 1895 में ताइवान पर आक्रमण करके उसे अपना अधीन कर लिया। 1910 करने में सफलता हासिल कर ली थी।
कोरिया को क्या किया, इसने अपने अंदर मिला लिया था, नहीं कोरिया को भी इसने गुलाम बनाए रखा, किसने, जापान ने, है ना। और इसके साथ साथ औपनिवेशिक साम्राज्य अर्थात 1994 में क्या किया इसने, चीन को क्या कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। 1905 में इसने रूस को अपना गुलाम बना लिया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक छोटा सा देख सकते हो ना, जो जापान है, एक छोटा सा देश होने के नाते भी इसने क्या किया है, अलग अलग देशों को क्या कर लिया, अपना गुलाम बना लिया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। त्रिकोणीय व्यापार के बारे में इसके अंदर हमें बताना है। तो देखो बच्चों होता क्या है, यानी ब्रिटेन, चीन, जो ब्रिटेन जो होता था ना, ब्रिटेन जो था वो चीन के साथ क्या करता, चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का क्या करता था, व्यापार करता था, जो ब्रिटेन था, है ना। तो ब्रिटेन में चीन की जो वस्तुएं होती थी इतनी ज्यादा मांग नहीं होती थी, जिसके कारण क्या होता था, ब्रिटेन को ना ये सामान चीन से खरीदने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, चांदी के रूप में ना, जो चांदी के रूप में पैसा देना पड़ता था चीन को, जिसके कारण ब्रिटेन को कहीं ना कहीं लॉस हो रहा था। तो ब्रिटेन ने सोचा यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि जो अफीम की खेती, मतलब भारत तो ब्रिटेन का गुलाम था ही, तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत में अफीम की खेती करानी शुरू कर दी, क्योंकि अफीम की खेती के लिए भारत की जो जमीन थी ना वो काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत में अफीम की खेती कराना शुरू कर दिया था, है ना। और अफीम की खेती कराने लग गया, और इन अफीम को कहां बेचने लग गया, मतलब चीन में जाकर बेचने लग गया था। कौन, ब्रिटेन। और ब्रिटेन जब चीन में क्या करने लग गया, इस अफीम को बेचने लग गया वहां, तो वहां से क्या हुआ, ब्रिटेन को काफी ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में जो लोग होते थे वो अफीम को खरीदते थे, वहां चांदी के सिक्के चलते थे, तो वो चांदी के रूप में इसको देते थे। तो इस तरीके से ब्रिटेन क्या करता था, उन पैसों से क्या करता, सामान को खरीदा करता था। कौन, ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, और इसीलिए क्या होता था बच्चों, जैसे कि ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच होने वाले इसी व्यापार को क्या कहते हैं, त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं। अब हुआ क्या, अब यहां छुड़ गया क्या बच्चों, अफीम युद्ध। अब अफीम युद्ध के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन क्या करता था, मतलब लुके छुपे ढंग से क्या करता था, कहीं ना कहीं चीन में क्या करता था, अफीम बेचा करता था, है ना। और धीरे धीरे लोग इसका सेवन करने लग गए थे, लोगों को इसकी क्या लगने लग गई, लत लगने लग गई। इसके कारण क्या हुआ, चीनी लोगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने लग गया था। वहां का सम्राट सोच रहा था यार क्या किया जाए, ये तो मेरे जो लोग हैं, क्योंकि जापान के कहीं ना कहीं लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्या हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे। जो अफीम, अफीम क्या होता है बच्चों, एक नशा होता है, एक ड्रग होता है, ड्रग होता है ये, ड्रग्स कहते थे, है ना। तो वो होता है, तो उनके स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो ऐसे में सोच रहा था कि चीन क्या करे, चीन ये सोच ही रहा था। इसके बाद क्या हुआ, एक चीन के अधिकारी ने क्या किया, अफीम से लदी हुई पूरी पूरी जहाज को पकड़ लिया। उसे यार लगा यार ये तो अफीम है। उसने क्या किया, उसी समय क्या किया, उस पूरे पूरे अफीम को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ब्रिटेन को लगा यार इतना बड़ा नुकसान कर दिया इसने मेरा तो। अब ब्रिटेन ने सीधा क्या करा, चीन के साथ युद्ध कर दिया। तो ब्रिटेन ने जो चीन के साथ युद्ध किया, इसे क्या कहते हैं, अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिसके कारण क्या हुआ था कि चीन इस युद्ध में बुरी तरीके से हार गया, ब्रिटेन जीत गया, और इसमें कौन हार गया, चीन बुरी तरीके से क्या हो गया, हार गया। और चीन के हारने के बाद क्या हुआ, जब चीन हार गया तो हारने के पश्चात क्या हुआ, उसे काफी संसाधन क्या हो, चीन को काफी संसाधन किसे देने पड़े थे, ब्रिटेन को देने पड़े थे। और संसाधन के साथ साथ क्या करने पड़े थे, अपने 5 बंदरगाहों को, कितने बच्चों, 5 बंदरगाहों को ब्रिटेन के व्यापार के लिए या ब्रिटिशर्स के व्यापार के लिए खोलना पड़ा था। अब चाहे ब्रिटेन के जो लोग हैं, चाहे यहाँ अगरबत्ती भेजे, धूपबत्ती बेचे या अफीम बेचे, इसमें चीन की गवर्नमेंट या चीन की सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर यहाँ इस बंदरगाहों से कोई अपराध होता है तो उस अपराध की जो जांच है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट करेगी, ना कि चीन की गवर्नमेंट, है ना। मतलब चोर भी मैं ही हूं और न्याय भी मैं ही दे रहा हूं। इस तरीके से क्या हुआ था, चीन के साथ हुआ था, ये चीज हुई थी। और इसी को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है बच्चों, अफीम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ देखो, अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादियों ने चीन में अपना प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया था। 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादियों, साम्राज्यवादी का मतलब क्या है, ऐसे जो देश जो दूसरे देशों को क्या कर रहे थे, अपना गुलाम बना रहे थे। तो इन्होंने किस तरीके से चीन पर अपना प्रभुत्व किया था। अभी हमने समझा अफीम युद्ध के बारे में। तो अफीम युद्ध में क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया था, अफीम युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने क्या किया, चीन को हरा दिया, और चीन के 5 बंदरगाहों पर मतलब दे दिया था चीन ने इसे, ताकि वहां व्यापार करने के लिए। इसके साथ साथ क्या हुआ, जब ब्रिटेन का तो हो गया, ठीक है, इसी प्रकार की कुछ असमान संधियां किसने थोप दी,
फ्रांस ने भी, यानी फ्रांस भी आया और फ्रांस ने भी कहा चलो भाई युद्ध लड़ो, चीन से कहा चलो भाई युद्ध लड़ो, और फ्रांस और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, चीन हार गया, और हारने के पश्चात क्या हुआ, बहुत सारे संसाधन किसने ले लिए, फ्रांस ने भी ले लिए, है ना। इसके बाद जब फ्रांस ने ले लिया तो इसके ठीक बाद ही क्या हुआ, फिर जापान ने भी अटैक कर दिया चीन पर, है ना। और जापान ने अटैक करके, और चीन क्या हुआ, जापान से भी हार गया। और जब जापान से भी चीन हार गया ना, तो हारने के पश्चात क्या हुआ, उससे जो चीन को क्या करने पड़े थे, अपने बहुत सारे द्वीप, क्या था बच्चों, अपने बहुत सारे द्वीप क्या करने पड़े थे, और इसके साथ साथ 15 करोड़ डॉलर का क्या करना पड़ा था, हर्जाना भरना पड़ा था जापान को। मतलब जापान, मतलब जो चीन था ना, उसने 15 करोड़ डॉलर जो थे वो किससे दिए थे, 15 करोड़ डॉलर जो है वो जापान को दिया था। और ये रकम पता है चीन ने किससे उधार ली थी, इसके पास खुद का पैसा नहीं था, इसने क्या कहते हैं, ये रकम पता है किससे ली थी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी से ये पैसा लेकर क्या हुआ था, जापान को दिया था। किसने, चीन ने, है ना। और इसके साथ साथ अब ये हो गया, यानी ब्रिटेन ने भी क्या हुआ, इसका फायदा उठा लिया, फ्रांस ने भी इसका फायदा उठा लिया, जापान ने भी फायदा उठा लिया। अब आए यहाँ अमेरिका, कह रहा मुझे भी, है ना। तो मतलब इधर क्या हुआ कि मतलब अमेरिका भी आ गया, अमेरिका ने कहा मुझे भी, है ना, मुझे भी की नीति के द्वारा क्या किया, चीन पर पश्चिमी देशों ने क्या किया, बराबर की सुविधाएं प्राप्त कर ली। इस प्रकार से क्या हुआ, चीन जो था ना बच्चों, वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया, और इसीलिए इसे इतिहास में कहा जाता है चीनी खरबूजे का काटा जाना। तो बेचारे का बहुत ज्यादा कट गया चाइना का। चलो आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सन यात सेन कौन थे और उनके 3 सिद्धांत बताइए। देखो बच्चों, सन यात जो सेन थे वो आधुनिक चीन के संस्थापक कहा जाता है, सन यात सेन को। और सन यात सेन ना बेसिकली क्या थे, चीन के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे। बेसिकली उन्होंने क्या की थी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी थी, और उन्होंने अपने प्रारंभिक जो शिक्षा थी ना वो मिशन स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रखा था। किससे, मिशन स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रखा था, है ना। डॉक्टरी की पढ़ाई की थी उन्होंने, और ये आधुनिक चीन के संस्थापक थे, चीन के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे। और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, चीन के लिए इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, इसीलिए इन्हें इतिहास में सन यात सेन के 3 सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब इनके 3 सिद्धांत कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। पहला सिद्धांत था राष्ट्रवाद। क्या था बच्चों, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि विदेशी सत्ता और साम्राज्यवादियों को क्या करना, पूरी तरीके से हटा देना। अभी हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं विदेशी सत्ता यानी जापान हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन पर चीन का प्रभुत्व था, है ना। तो इन सभी देशों का चीन पर क्या था, प्रभुत्व था। तो इनको पूरी तरीके से क्या करना है, हटाना, पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था गणतंत्र। गणतंत्र में क्या था, एक सरकार, एक ऐसी स्थापना हो जो गणतांत्रिक हो, यानी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए पक्षधर थे कौन, सन यात सेन। तीसरा क्या था, समाजवाद। इन्होंने क्या किया था, पूंजी का नियमन कराना शुरू किया, और जो बड़े भूस्वामी है ना, मतलब समाजवाद की स्थापना करेगी, ना ज्यादा कोई अमीर हो ना कोई ज्यादा गरीब हो, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने स्थापना की थी। इसके साथ साथ सन यात सेन ने क्या किया था, चीन के मतलब चीन में क्या किया, एक पार्टी स्थापित किया था सन यात सेन ने, और इसका नाम क्या था, नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्या नाम था, नेशनल, देखो ये रखा है ना, चीन में एक गणतंत्र की स्थापना और उसके द्वारा बनाई गई कोमिनतांग, जैसे पार्टी का नाम था कोमिनतांग नामक संस्था में ने कई सालों तक चीन पर क्या किया था, शासन किया था। और सन यात सेन की जब मृत्यु हो गई थी, तो कोमिनतांग की मृत्यु के बाद क्या हो गया था, इस पार्टी का जो कार्यभार किसने किया था, चियांग काई शेक ने। यानी कुमिनतांग के बाद कौन आया इस पार्टी में, चियांग काई शेक, है ना। और इन्होंने क्या किया था, इसमें शासन किया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे, है ना, इसी के बारे में। अब लोग इसी वाले का टॉपिक है, कोमिनतांग के नेता के रूप में चियांग काई शेक ने, शेख के कार्यों का वर्णन कीजिए और कोमिनतांग की असफलता के कारण बताइए। देखो बच्चों, जब कोमिनतांग क्या बने थे, कोमिनतांग के नेता के रूप में कौन बना था बच्चों, चियांग काई शेक जो नेता बन गए थे। अब इन्होंने क्या क्या काम किया था, पहला काम क्या किया, सैन्य अभियानों द्वारा क्या किया, वारलॉर्ड्स यानी स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी को अपने नियंत्रण में किया था, और साम्यवादियों को वहां से पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। दूसरा, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और विवेकपूर्ण यानी लौकिक क्या किया, समर्थन किया, और साथ ही उन्होंने राष्ट्र का सैन्यकरण कर दिया था। चियांग काई शेक ने राष्ट्र का क्या कर दिया, सैन्यकरण कर दिया। इसके साथ उन्होंने लोगों को एकताबद्ध व्यवहार करने की आदत डाली थी कि भाई लोगों में क्या रहे, एकता बनी रहे। ठीक है, और चियांग काई शेक ने क्या किया था, महिलाओं के 4 सद्गुण बताए। कितने बताए,
4 सद्गुण, जैसे कि सम्मान हो गया, है ना, रंग रूप हो गया, वाणी हो गया और काम हो गया, है ना। तो ये 4 सद्गुण किसने बताए? चियांग काई शेक ने बताए हैं महिलाओं के, है ना। तो इस तरीके से था। चलो आगे बात करते हैं। चियांग काई जो कोमिंतांग की असफलता के क्या कारण थे, आखिर ये असफल क्यों हुआ? देखो बच्चों, कोमिंतांग का सामाजिक आधार शहरों तक ही सीमित था, मतलब जो उन्होंने काम किया था ना वो केवल शहरों तक ही सीमित था, है ना। औद्योगिक विकास भी क्या था उस समय बहुत ज्यादा धीमा पड़ गया था, है ना। और केवल कुछ मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे कार्य कर सकते थे। शहरी मजदूरों को बहुत कम दर्शन मिलाया जाता था। काम करने के घंटे ज्यादा होते थे, मतलब वहां जो होते थे ना, जो मजदूरों के से ज्यादा समय तक काम लिया जाता था, उन्हें वेतन कम दिया जाता था, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सारी चीजें, ये सभी समस्याएं किसके सामने आई थी? चियांग काई शेक के सामने आई थी। और इसलिए क्या थे वो, चीन के आधुनिकरण में कहीं ना कहीं असफल रहे थे चियांग काई शेक। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि 1978 के बाद चीन में हुए सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी 1978 के बाद चीन में कौन कौन से सुधार किए गए थे? पहला, 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, है ना, और गृह युद्ध में जीत हासिल की। लेकिन 1970 के बाद आखिर के दशक तक क्या हुआ, चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश का विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में क्या हो रही है, बाधा डाल रही है ना। इस वजह से उन्होंने अर्थव्यवस्था के में व्यापार सुधार किए और इसके लिए उन्होंने मुक्त व्यापार और पूंजीवादी व्यवस्था को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था चीन के नेताओं ने। लेकिन साम्यवादी दल, साम्यवादी मतलब पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, ठीक है बच्चों। साम्यवादी दल राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा था। 1978 में पार्टी ने आधुनिकरण के लिए 4 चीजें दी थी। पहला, इन्होंने 1978 में क्या कहा था, यानी विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा के विकास के ये 4 मतलब आधुनिकरण के ये मतलब कुछ सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से थे? विज्ञान, उद्योग, कृषि, रक्षा, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने दी थी। अब लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों कि चीन और जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकरण के तरीकों का वर्णन कीजिए। चीन और जापान ने आधुनिकरण के कौन कौन से तरीके अपनाए? तो लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि जापान ने आधुनिकरण के कैसे अपनाया। पहला, जापान अपनी आजादी को बनाए रखने में सफल रहा और उसने अपने पारंपरिक हुनर अर्थात प्रथाओं को क्या कर दिया, एक नए तरीके से इस्तेमाल किया। आधुनिकरण के लिए उसने क्या किया, जैसे कि राष्ट्रवाद को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। किसने? जापान ने राष्ट्रवाद को क्या दिया, बढ़ावा दिया। और जापान का आधुनिकरण ऐसे में वातावरण में हुआ जब विश्व में पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। हालांकि जापान ने उसकी नकल की, पर साथ ही अपनी परंपराओं को भी वो जीवित रखा, मतलब भूला नहीं, अपनी परंपरा जो थी ना उसकी, उसको भूला नहीं। और इस तरीके से जापान ने क्या किया, आधुनिकरण किया, है ना। और लगातार आधुनिकरण कर रहा है, लगातार देख रहे हो, है ना, लगातार तरक्की करता जा रहा है। कौन? जापान। अब इसमें क्या हुआ, चीन के आधुनिकरण को देखो बच्चों। चीन के आधुनिकरण का सफर बहुत अलग था। चीन पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद के साथ परिणाम स्वरूप कमजोर हो चुका था, क्योंकि जापान ने भी इस पर क्या कर दिया था, अपना उपनिवेश यानी गुलाम बनाया था, और बहुत सारे पश्चिमी देशों ने भी क्या किया था, इसे अपना गुलाम बना रखा था। अफीम युद्ध के कारण क्या हुआ, जापानियों के साथ हुए युद्ध में चीनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आपको पता है 15 करोड़ डॉलर का इन्हें नुकसान भरना पड़ा था। युद्ध में लूटमार भी हुई और गृह युद्ध में बहुत सारे लोग इसके मारे गए थे। चीन में आधुनिकरण का को जो श्रेय है ना, वो साम्यवादी दल को जाता है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी को क्या करता है, ये श्रेय जाता है चीन के आधुनिकरण के लिए। 19वीं से 20वीं शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया इसने और राष्ट्र को एक और मजबूत बनाने के रास्ते की तलाश में निकल पड़ा। और चीन के साम्यवादी दल ने परंपराओं को खत्म कर दिया था और लड़ाई लड़ी थी। उन्हें लगा कि परंपरा जनता को गरीबी बनाती है, मतलब जो परंपरा होती है, संस्कृति होती है, जनता को क्या करती है, गरीब बनाती है। इन्होंने छोड़ दिया और महिलाओं को अधिक मतलब अधीन बनाती गई है और देश को क्या कर दिया, अविकसित रखती है। मतलब उन्हें लगता था कि भाई परंपराएं क्या करती है, महिलाओं को अधीन बनाती है ना, और देश को अविकसित करती है। इस तरीके से क्या करता था, मतलब चीन की गवर्नमेंट को ऐसा लगता था। तो इन्होंने अपनी परंपराओं को ठुकरा दिया और इन्होंने क्या किया, नई परंपरा को लेकर आए और लगातार क्या किया, चीन ने आधुनिकरण किया और लगातार ये रफ्तार से बढ़ता गया, है ना। और आगे है ना, चीन के बारे में आगे आप 12वीं में पढ़ोगे किस तरीके से चीन ने आधुनिकरण किया और किस तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कौन? चीन। ठीक है, तो बच्चों चलो
इसके साथ साथ आगे हम बात कर लेते हैं। उन्हें लगा कि परंपराएं जनता को क्या गर्जी पीछे जकड़े रखती है, महिलाओं को क्या करते अधीन बनाती है और देश को अविकसित करती है। साम्यवादी दल के लोगों को क्या हुआ, अधिकार देने की बात की थी। अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण किया गया, यानी सरकार पूरी तरह से नियंत्रण रखेगी, सरकार आपको रोजगार देगी, सरकार आपको घर देगी, हर चीज सरकार करेगी, है ना बच्चों। इसके साथ कारखानों का अंत किया गया, लेकिन क्या हुआ, इन सबके बावजूद पुरानी असमानताओं को अंत नहीं कर पाया और इसलिए 1978 में बाजार संबंधी सुधार किए, जिससे चीन की आर्थिक दृष्टि से एक शक्तिशाली देश बन गया। ठीक है ना, मतलब उसने क्या किया, आर्थिक क्षेत्र पर ज्यादा बढ़ावा दिया। उसने किसकी स्थापना करी, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। और विदेशी निवेशकर्ताओं को अपने देश में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया कि आओ भाई मेरे देश में उद्योग लगाओ। कॉमन सी बात है, जब देशों ने क्या किया, वहां सस्ते मजदूर मिल रहे थे, सामान सस्ता मिल रहा था, देशों ने वहां उद्योग लगाना शुरू कर दिया और इस तरीके से चीन अपनी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ क्या हुआ, करता चला गया। और आज आप जानते हो चीन किस मुकाम पर है। ठीक है, तो ये था इस लास्ट क्वेश्चन। तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इससे बाहर अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, एक भी कहते हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, तो फटाफट 1 से 2 बार इस वीडियो को देखो, समझो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।